ठीक है बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। जो एक्सरसाइज 1.2 है तो उसमें कैसे कैसे सवाल होंगे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं, तो वो हम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 में करेंगे क्या। हम एक्सरसाइज 1.2 में प्रूव करेंगे कि कोई नंबर इरेशनल नंबर है। जैसे कि आपको पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है या √3 इरेशनल नंबर है, तो हम इनका प्रूव करेंगे कि √2, √3, √5, √7 ये इरेशनल नंबर है। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इरेशनल नंबर होते क्या है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा रियल नंबर पढ़े। ठीक है, चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, रियल नंबर्स में हमने आपका 2 टाइप के नंबर पढ़े हैं। रियल नंबर को अगर आप बांटोगे तो 2 टाइप में आप उसको मोटा मोटा बांट सकते हो। पहला होता है, 2 टाइप्स होते हैं रियल नंबर के, एक तो रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q फॉर्म में। जो नंबर P/Q मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। और Q 0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन सबको पता है। तो यहाँ पर एग्जांपल लिखता हूँ मैं रैशनल नंबर के। एग्जांपल क्या है रैशनल नंबर के, 0 रैशनल नंबर है, 1 भी एक रैशनल नंबर है, 2 भी रैशनल नंबर है, 3 भी रैशनल नंबर है, -1 रैशनल नंबर है, 0.5 रैशनल नंबर है, 1/2 रैशनल नंबर है, -3/2 रैशनल नंबर। ये सारे के सारे नंबर कैसे है, रैशनल नंबर एक्सेट्रा। ये सारे के सारे नंबर कैसे है, रैशनल नंबर है। ठीक है, दूसरी तरफ इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि √2। अब ये √2 इरेशनल नंबर कैसे हुआ, तो देखिए ध्यान से देखिए, आपने क्लास 8th में √2 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपने सॉल्व करना सीखा होगा। जैसे √4 की वैल्यू कितनी होती है, √4 की वैल्यू होती है 2। तो उसी तरह से √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414 डैश 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 डैश। ये आपका किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन आता था, जो हमने क्लास 9 में डेसिमल एक्सपेंशन सीखा था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन मतलब जो पॉइंट के बाद जो नंबर आएंगे चलते रहेंगे और ये कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। तो इस टाइप के नंबर जो बनते हैं, ये सारे के सारे कैसे नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर। √2 आपका इरेशनल नंबर है, √4 इरेशनल नहीं है। √4 को सॉल्व करके क्या आ रहा है आपका, √4 को सॉल्व करके आपका 1.41, सॉरी √4 को सॉल्व करके आपका 2 आ रहा है। √3 को सॉल्व करके आता है 1.732 डैश डैश डैश। ये भी कभी ख़त्म नहीं होता, चलता रहता, तो ये भी इरेशनल नंबर है। √4 इरेशनल नहीं है, √5 इरेशनल है, √7 एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा आपका। ठीक है, तो ये नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अच्छा, पाई कैसा नंबर है, पाई इज़ ऑल्सो इरेशनल नंबर। जो पाई की वैल्यू होती है उसको हम लिखते तो 22/7 है, बट ये सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए। एक्चुअली में पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है 3.14 एंड सो ऑन। ये भी चलता रहता है, नॉन रिपीटिंग, ना तो ये रिपीट होगा कभी नंबर, एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही कभी टर्मिनेट होगा। नॉन रिपीट, ना तो रिपीट होगा ना ही टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो हमने क्या देखा, रियल नंबर 2 पार्टों में बांटे जा सकते हैं, रैशनल नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इरेशनल नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो नंबर इरेशनल नंबर है। तो जनरली जो रूट वाले नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे √4 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, हाँ, √4 को सॉल्व करके 2 आता है, √16 को सॉल्व करके कितना आता है 4, √9 को सॉल्व करके 3। तो ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, ये सारे के सारे नंबर है रैशनल नंबर। जबकि √2, √3, √5, √7 जिनको सॉल्व करके, अगर आप सॉल्व करना आता है आपको, क्लास 8 में आपका याद होगा जो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा है, वहाँ से अगर आप रूट सॉल्व कर पाते हो तो आप देखोगे √2 की वैल्यू डेसिमल में आती है, √3 की वैल्यू डेसिमल में आती है, 1.732 डेसिमल आ रहा है यहाँ पर। तो ऐसे नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो आपने थोड़ा रैशनल इरेशनल के बारे में जान लिया है। तो सारे नंबर जो होंगे या तो रैशनल होंगे या तो इरेशनल होंगे, और किसके अंडर में आएंगे, और रियल नंबर में। तो कोई पूछे कि क्या 2 रैशनल नंबर है, यस। क्या 2 रियल नंबर है, यस, √2 रियल नंबर भी है। क्या √2 इरेशनल है, हाँ, और √2 क्या है, रियल भी है। तो सारे के सारे नंबर या तो सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, रियल नंबर। क्लास 10th तक आप जितने भी नंबर पढ़ेंगे सारे के सारे नंबर रियल नंबर है। उसमें से कुछ क्या हो जाएंगे, रैशनल, और कुछ क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपकी एक थ्योरम है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, तो पहले पढ़ लेते हैं। थ्योरम 1.2 क्या कहती है, लेट P अ प्राइम नंबर, P क्या हो, एक प्राइम नंबर हो, और इफ़ P डिवाइड A स्क्वायर,
P किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को, देन P ऑल्सो डिवाइड P ए को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर है। तो मान लेते हैं ए, मान लेते हैं यहाँ पर कोई नंबर मान लेते हैं 10। ए क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, 10 हो गया। अच्छा ए स्क्वायर कितना होगा फिर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। तो ए स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर जो कि कितना है, 100 है, ठीक है। तो वो कह रहा है P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, P प्राइम होना चाहिए। तो P एक नंबर लिया मैंने, प्राइम नंबर कौन सा लिया जो 100 को डिवाइड कर सकता है, 5 प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ 1 और 5 की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता ना, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर सबको पता है, इंट्रोडक्शन हमने कर रखा है, तो एक बार देख लीजिएगा वाला वीडियो। तो आपने कहा कि P प्राइम नंबर है, P सिर्फ 1 और 5 की टेबल में आएगा। अच्छा क्या ए स्क्वायर P से डिविजिबल है, यहाँ पर चेक करते हैं। तो आपने देखा कि क्या 100 को मैं डिवाइड मार सकता हूँ 5 से, हाँ 100 डिवाइड होता है 5 से, कितना आता है 20। तो कह रहा है अगर ए स्क्वायर P से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, ए भी P से डिवाइड होगा। और ए क्या था मेरा 10 डिवाइड होता है क्या 5 से, हाँ तो हो रहा है ना डिवाइड। क्या कहा उसने, अगर ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है P से, जहाँ पर P क्या है, वेयर P इज़ अ प्राइम नंबर, तो पक्का क्या होगा, ए भी डिवाइड होगा P से, ये पक्का होने वाला। तो हमने यहाँ पर देखा ए स्क्वायर क्या था, 100 था, तो आपने कहा ए स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 आ रहा है, 100 5 से डिवाइड होता है, 5 प्राइम नंबर है। आपने कहा ठीक है। तो आपने कहा जो ए था, ए क्या था 10, तो ये भी किससे डिवाइड होगा, P से। तो सिंपल है, अगर ए स्क्वायर P से डिवाइड होगा तो ए किससे डिवाइड होगा, फिर ए भी P से डिवाइड होगा। फिर से कह रहा हूँ, अगर ए स्क्वायर डिवाइड होगा P से तो ए भी किससे डिवाइड होगा, P से। सिंपल है, P प्राइम नंबर होना चाहिए बस, ठीक है। तो यही आपकी ये थ्योरम है आपकी, ठीक है, थ्योरम 1.2। अच्छा थ्योरम 1.3 है, या क्वेश्चन भी कह सकते हो उसको। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, या पहला थ्योरम क्या है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूफ करना है। ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये जो रूट वाले नंबर होते हैं, जिनको हम रूट प्रूफ करते हैं कि ये रूट इरेशनल नंबर है, प्रूफ करते हैं, इनको हम किस तरीके से करते हैं, इनको हम करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से। अभी मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या हुआ, तो देखिए सिंपल है, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, ठीक है। मतलब जो चीज़ आप कह रहे हो एक्चुअली में उसका उल्टा है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, मान के चलिए मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, तो अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को बीमारी का पता होनी चाहिए, बीमारी का इलाज कैसे करते हैं, मेरे को दवाइयों के बारे में पता होना चाहिए। बट अगर मेरे अंदर वो कोई खूबी नहीं है, ये कोई मतलब कहता है मेरे पास एक खासियत नहीं है, तो आप कह सकते हो कि ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है आपका, कि आप कहते हो रहे आप डॉक्टर हो बट आप में डॉक्टर की कोई भी खूबियाँ नहीं है, आप में डॉक्टर की कोई भी खासियत नहीं है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है तो उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी रैशनल नंबर की, जैसे कि रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में मैं उल्टा लेके चलूँगा, मैं √2 को क्या मान के चलूँगा, एक रैशनल नंबर मान के चलूँगा। √2 को क्या मान के चलूँगा, एक रैशनल नंबर। हमको करना प्रूफ इरेशनल है, बट मैं मान के क्या चलूँगा उसको कि वो रैशनल नंबर है। फिर मैं बोलूँगा अगर ये रैशनल नंबर है तो इसके पास ये खासियत होनी चाहिए, इसके पास ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। फिर मैं ये प्रूफ करके दिखा दूंगा कि भाई √2 के पास या वो रूट वाले नंबर के पास वो प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो उसका सिर्फ एक ही मतलब है, अगर वो रैशनल नहीं है तो फिर वो क्या होगा बच्चा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा और समझते हैं। मान लीजिए एक कोई नंबर है आपके पास 10/20, ये कैसा नंबर है, इट इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि इसको P/Q की फॉर्म में लिखा है। अच्छा इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, 10 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, 10 1 10 एंड 10 2 20, तो ये आ गया 1/2 आ गया। तो 10/20 को लिखा जा सकता है 1/2। अब ध्यान से देखिए, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, और ये एक्चुअली में दोनों क्या है, बराबर है, दोनों एक्चुअली में बराबर। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो आपने कहा ठीक है दोनों बराबर है, मान लिया, क्योंकि 10 को 20 से डिवाइड करोगे और 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो आता है क्या एक्चुअली में 0.5, तो दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है शायद किसी को। अब देखिए यहाँ आपने क्या कहा, किसी भी अगर आप रैशनल नंबर को सिंपली फॉर्म में लिखते हो, सिंपल फॉर्म में, तो आपके दो नंबर जो नंबर बच रहे हैं, जैसे ऊपर 1 बचा नीचे 2, तो 1 और 2 हमेशा क्या होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे 2 और 3 है, 2 और 3 की अगर आप फैक्टर निकालोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, पर 3 और 6 में कॉमन फैक्टर क्या है, 3, ये भी 3 से डिवाइड होता है और ये भी किससे डिवाइड होता है, 3 से। 2 और 3 कोई सी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते, जिसको हम फैक्टर भी कहते हैं। तो 2 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 2 और 3 कैसे है, को प्राइम। 3 और 5 कैसे है, को प्राइम। 5 और 7 कैसे है, को प्राइम। 5 और 9 कैसे है, को प्राइम।
अच्छा 10 और 20 को प्राइम है क्या? नहीं, 10 और 20 क्या है? को प्राइम नहीं है, क्योंकि दोनों 10 से डिवाइड हो जाते हैं, 5 से डिवाइड हो जाते हैं। दूसरी तरफ 18 और मान लो 16, ये क्या को प्राइम है? नहीं, ये 2 से डिवाइड होता है और ये भी किससे डिवाइड हो जाता है? 2 से। तो ऐसे नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, वो नंबर क्या कहलाएंगे? वो नंबर आपके कहलाने वाले हैं को प्राइम। ठीक है, तो मेरे हिसाब से को प्राइम समझ में आ गया होगा को प्राइम क्या होता है। अच्छा, तो जब भी किसी रैशनल नंबर को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमेशा आपका वो जो p और q होंगे, जो p और q जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, वो हमेशा क्या होंगे? को प्राइम आएंगे। वो हमेशा किस फॉर्म में लिखे जाएंगे? को प्राइम फॉर्म में लिखे जाएंगे। आपने कहा ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। तो आपने कहा किसी भी रैशनल नंबर को अगर आप लिखते हो तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा, जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, और p और q क्या होंगे? अगर सिंपल फॉर्म में लिख रहे तो वो हमेशा को प्राइम होंगे, मतलब p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 हो सकता है, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। तो p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अगर हम क्या करेंगे? किसी भी नंबर को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, किसी भी रैशनल नंबर को लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन हम कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं। तो पहले हम मान लेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। उल्टा लेके चल रहे, जो प्रूव करना है उसका उल्टा लेके चल रहे, इसलिए इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। तो हमने कहा कि लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। √2 कैसा नंबर? एक रैशनल नंबर है, जहां पर √2 किसके बराबर होगा? इसको मैं लिखूंगा p अपॉन क्यू फॉर्म में। a अपॉन b भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो। p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा मैंने, जहां पर q 0 नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, 0 से डिवाइड पॉसिबल नहीं। तो नीचे वाला जो नंबर है, जो भी आप नीचे लिखोगे वो 0 नहीं हो सकता है। q नीचे लिखा है, ये 0 नहीं हो सकता। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? एंड p कॉमा q आर को प्राइम। p और q कैसे होना चाहिए? को प्राइम। अभी बताया था ना मैंने, जैसे 10/2 था, इसको आपने सिंप्लीफाई करा तो कितना आ गया? 1/2। तो 1 और 2 कैसे थे? को प्राइम। तो किसी भी रैशनल नंबर को जब आप लिखते हो, किसी भी रैशनल नंबर को जब आप सिंपल फॉर्म में लिखते हो, तो वो हमेशा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आएगा, जो p और q आएगा, वो हमेशा क्या होगा? को प्राइम होगा। तो आपने कहा ठीक है, p और q को प्राइम है, जिसका क्या मतलब है? ब्रैकेट में लिख सकते हो, मीन्स p एंड q हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर। इनके पास सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है, जो कौन सा है? 1 है। 1 आपका p का भी फैक्टर है, 1 q का भी फैक्टर है। फैक्टर मतलब जो p है 1 से भी डिवाइड हो जाता है और q 1 से भी डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड मार सके। समझ में आया? जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पर 3 और 5, तो 3 और 5 का फैक्टर कौन है? इसको 1 भी डिवाइड मार सकता है। 3 1 से डिवाइड हो जाता है, हाँ। 3 5 से डिवाइड हो जाता है, हाँ। इसके अलावा 3 और 5 किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते। ऐसे नंबर के जोड़े क्या कहलाते हैं? को प्राइम कहलाते हैं। ऐसे नंबर के जोड़े को प्राइम कहलाते हैं। मतलब p और q क्या है? उनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? यहाँ से चालू कर रहे हैं। √2 को क्या लिखा था हमने? p डिवाइडेड बाई q। q को मैं यहाँ पर √2 के साथ इंटू में भेज देता हूँ, तो इक्वेशन बनेगी p ऐसी रहा, q और √2 इंटू में चले गए, मल्टीप्लाई में चले गए, तो कितना आ गया? p इक्वल्स टू √2 q। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? यहाँ पर स्क्वायरिंग कर रहे हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा मेरे को? यहाँ पर मिलेगा p² और यहाँ पर √2q का होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करने पे मिलेगा मेरे को p² और यहाँ पर मिलेगा √2 का स्क्वायर कितना होता है भाई? देखो ये दोनों इंटू में, तो दोनों का स्क्वायर होगा। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। q का स्क्वायर कितना होगा? q²। अब ध्यान से देखो, अगर इसको मैं ऐसे लिखो तो p², 2 को यहाँ डिवाइड में भेजा और कितना आ गया? q²। इसका क्या मतलब है? देखो देख के साफ पता चल रहा है। जैसे आपने लिखा 10, यहाँ पर 5 और आंसर कितना आता है? 2। इसका मतलब 10 5 से डिवाइड हो जा रहा है। इसका क्या मतलब? इस लाइन का मतलब कि p² किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से, और आंसर कितना आ रहा है? q²। तो मैं ये सब हटा देता हूँ, समझाने के लिए लिखा था मैंने। मैं इसको ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ कि p² इक्वल्स टू 2q²। इस लाइन का क्या मतलब है? इम्प्लाइज दैट p² किससे डिविजिबल होगा? p² इज डिविजिबल बाय
2 से, अभी बताया था इसका मतलब क्या है कि पी स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अच्छा अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो थ्योरम 1.2 थ्योरम थी ना कि अगर पी स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो पी भी क्या होगा आपका, किससे डिविजिबल होगा, फ्रॉम थ्योरम 1.2 पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। पी क्या होगा आपका, किससे डिविजिबल होगा आपका, 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अच्छा तो p क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अगर मैं p को 2 से डिवाइड मारूँ तो कुछ आंसर आएगा, और उसको मान लेते हैं, मैं c मान लेता हूँ। तो p को 2 से डिवाइड मारा, कितना आ गया c। क्या कह रहा हूँ मैं, पी स्क्वायर यहाँ से समझ में आ गया था ना, पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, आपने कहा ठीक है। थ्योरम 1.2 पढ़ी थी अभी कुछ देर पहले कि अगर पी स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है p से तो क्या होगा, a किससे डिवाइड होगा, p से। यहाँ पर पी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, तो p भी डिवाइड होगा 2 से। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उसी थ्योरम का यूज़ करके लिखा है मैंने, ठीक है। अच्छा मैं इसको यहाँ भेज देता हूँ, 2 को c के साथ इंटू में भेज देता हूँ, कितना आएगा, p आएगा 2 टाइम्स c के बराबर। फिर यहाँ पर स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड। आपने कहा स्क्वायरिंग कितने साइड, दोनों साइड, बोथ साइड। तो दोनों साइड स्क्वायर करके क्या मिलेगा आपको, ये p का कितना है स्क्वायर, कितना होगा p स्क्वायर, और यहाँ पर देखा देना 2 और c इंटू में दोनों का होल स्क्वायर होगा, 2c का होल स्क्वायर, ये ध्यान देना, ठीक है। पी स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, और सी का स्क्वायर कितना होगा c स्क्वायर। फिर से देखो, अब इसमें एक चीज़ हम और करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इस वाले को, इस वाले को, जहाँ पर पी स्क्वायर 2 की स्क्वायर आ रहा था। और फिर यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर मैं इक्वेशन 1 का यूज़ करूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 पी स्क्वायर किसके बराबर था, अगर ऊपर देखेंगे पी स्क्वायर बराबर है, यहाँ पर देखो पी स्क्वायर किसके बराबर है, 2 क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा 2q स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा 4c स्क्वायर, ठीक है। क्यू स्क्वायर ऐसे लिखा, ये 2 यहाँ इंटू से डिवाइड में गया 4 के साथ, 2 से आपने 4 काटा, कितना आ गया, ये आ गया क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। समझ में आया। अच्छा अब इसको मैं नेक्स्ट पेज में ही करता हूँ, एक काम करते हैं। आपने क्या देखा कि क्यू स्क्वायर कितना आ रहा था, 2c, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो ये आ रहा था क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, एक मिनट थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ रहा था, 2c स्क्वायर। अच्छा देखो 2 को अगर क्यू स्क्वायर के नीचे भेजूंगा तो आप समझ सकते हो यहाँ से कि क्यू स्क्वायर किससे डिविजिबल हो रहा है, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। क्यू स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, जिसका क्या मतलब है, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख दो बाय थ्योरम 1.2। एग्जाम में थ्योरम का नाम ना लिख के आप पूरा उसका स्टेटमेंट लिखना, ठीक है। अच्छा तो हमने क्या प्रूफ करा कि क्यू स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, तो क्यू भी 2 से डिवाइड होगा। अब ध्यान से देखिए यही चीज़ हमने यहाँ प्रूफ की थी कि p किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, और आपका q भी किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुरू में हमने माना है कि कोई भी रैशनल नंबर जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है तो जो न्यूमरेटर p और q, जिसको हम किसी भी रैशनल नंबर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं p अपॉन q, तो p और q क्या होने चाहिए, p और q होने चाहिए को प्राइम, मतलब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। बट यहाँ पर दोनों p और q का एक कॉमन फैक्टर है, कौन सा कॉमन फैक्टर है आपका, 2। तो आपने कहा सो बोथ p and q have one common factor which is 2। उनका एक कॉमन फैक्टर है जो कि कितना है,
2 है, कम से कम एक कॉमन फैक्टर तो है, और वो कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। 2 पी का भी फैक्टर है, मतलब क्योंकि वो पी को भी डिवाइड कर रहा था, और ये किसको डिवाइड कर रहा है? क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, तो आपका वो क्यू का भी क्या है? फैक्टर है। तो सो बोथ पी एंड क्यू हैव वन कॉमन फैक्टर, जो कि क्या है? विच इज़ 2 है। दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, ये कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है, किस फैक्ट के साथ कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है? दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द स्टेटमेंट। किस स्टेटमेंट के उल्टा है? किस स्टेटमेंट को आपका गलत साबित कर रहा है? किसका कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है? किसका विरोध कर रहा है? तो आपने कहा शुरू में हमने पी और क्यू को क्या माना था? को प्राइम माना था, और को प्राइम होने भी चाहिए, तभी जाके आपका क्या बनेगा? वो रैशनल नंबर बनेगा आपका। तो आपने कहा बट ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, तो उस फैक्ट के अपोजिट आ जा रहा है कि पी और क्यू को प्राइम थे, बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द स्टेटमेंट दैट पी एंड क्यू आर क्या है? को प्राइम है। क्योंकि पी और क्यू क्या होते हैं? को प्राइम थे। आपने कहा कि पी और क्यू को प्राइम माने थे, बट ये तो को प्राइम आ ही नहीं रहे, क्योंकि आपका क्या हो रहा है? इनका एक कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। ये कॉन्ट्रडिक्शन जो अपोजिटनेस आ रहा है, जो आपका विरोधाभास हो रहा है कि आपका पी और क्यू को प्राइम होना चाहिए थे, बट पी और क्यू को प्राइम नहीं आ रहे क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। क्यों आ रहा होगा? क्योंकि हमने शुरू में क्या एज्यूम किया था कि √2 क्या था? रैशनल नंबर था। इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन था, जो हमने एज्यूम किया था, उसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो लिखेंगे हम दिस कॉन्ट्रडिक्शन is arisen मतलब जिस कारण से आया है, is arisen due to our हमारे गलत assumption से, wrong assumption that √2 क्या है? is a rational नंबर है। √2 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। इसका मतलब अगर √2 रैशनल नंबर है और हमारा अजम्पशन गलत है, तो √2 फिर एक ही नंबर हो सकता है। √2 का रैशनल नहीं होगा तो √2 क्या होगा? इरेशनल। क्योंकि मैंने बताया था ना, रियल नंबर 2 ही टाइप के होंगे, तो रैशनल होगा तो इरेशनल होगा। इसका मतलब √2 रैशनल नहीं है क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत है। तो √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये था मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में आपने क्या करा? आपने सबसे पहले आपने माना, उल्टा माना, जो चीज़ प्रूफ बनी थी उसका उल्टा माना। हमने कहा कि √2 को मान ले तो √2 एक रैशनल नंबर है, जहाँ पर √2 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यही डेफिनेशन थी रैशनल नंबर की। Q 0 नहीं होना चाहिए एंड P और Q हमेशा को प्राइम होंगे। ठीक है, इसका मतलब Q और P का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, ओनली वन कॉमन फैक्टर, जो कि क्या है? 1 है। उसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। √2 को हमने P/Q लिखा। ठीक है, Q को मैंने यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई में भेज दिया, फिर मैंने स्क्वायरिंग करी, दोनों साइड स्क्वायर करके आया P² = 2Q²। यहाँ से मेरे को पता चला कि P² 2 से डिविजिबल है। अगर मैं 2 को यहाँ डिवाइड में भेजूंगा, इसका मतलब P² 2 से डिविजिबल है। थ्योरम 1.2 से मैं कह सकता हूँ कि अगर P² 2 से डिविजिबल है तो खाली P भी 2 से डिवाइड होगा। ये हमने थ्योरम 1.2 में पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा, अगर P 2 से डिवाइड होगा तो कुछ आएगा आंसर। तो मैंने P को 2 से डिवाइड मारा, आंसर कितना मान लिया? C मान लिया। कुछ भी मान लो, C, Z, जो मानना आपको, S मान लो। 2 को फिर से C के साथ यहाँ भेजा। ये देखो याद करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा याद करना पड़ता है इसमें। ठीक है, कि क्या क्या स्टेप लेने हैं। फिर आपने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर ली। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके कितना आया? P² आया 2C², 2C का होल स्क्वायर, P² 2C², 4C² बना। इक्वेशन 1 बनाई थी यहाँ पर, जहाँ पर P² की जगह 2 की स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, उसकी वैल्यू डाल दी। P² की यहाँ से वैल्यू पुट करी है मैंने, और ये कितना बन गया? 4C²। 2 से 4 कटा, Q² 2C² के बराबर आया। यहाँ से मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि Q² 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 को अगर मैं यहाँ भेजूंगा नीचे, अगर मैं इस 2 को यहाँ भेजूँ, इस वाले 2 को ऐसे लिख दो Q²/2, तो आंसर कितना आ रहा है? C²। तो Q² को डिवाइड मारा 2 से और आंसर कितना आ गया? C² आ गया। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो Q² डिविजिबल है 2 से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि Q भी डिविजिबल होगा 2 से। ये तो थ्योरम 1.2 थी जो पढ़ी थी। अच्छा, इसका क्या मतलब है? अब आपने कहा Q 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है और P डिवाइड हो रहा है 2 से, Q भी डिवाइड हो जा रहा है 2 से। इसका मतलब 2 इज़ बोथ फैक्टर। 2 क्या है? दोनों का फैक्टर है, जो कि होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया था शुरू में कि P और Q जो P और Q कैसे थे? को प्राइम था। एज्यूम नहीं किया था, वो होता ही आपका P और Q क्या होंगे? को प्राइम होंगे। अच्छा, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, जो आपका अपोजिटनेस आ रहा है। P और Q को प्राइम नहीं होने चाहिए, बट P और Q को प्राइम आ रहे हैं।
ये क्यों हो रहा होगा, क्योंकि क्या पता हमारे जो शुरू में अज्यूम किया था कि रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, शायद हमारे अजम्पशन में कुछ गलती थी। तो अगर अजम्पशन में गलती थी तो रूट 2 अगर रैशनल नहीं है तो रूट 2 फिर क्या होगा, ये रैशनल नंबर होगा। और सेम स्टेप आपको बाकी क्वेश्चन में भी करना। अगर रूट 3 आ गया कहीं पर, सेम स्टेप फॉलो करने। रूट 5 आ गया, सेम स्टेप। रूट 7 सेम स्टेप। रूट 9 सेम स्टेप। तो सॉरी रूट 11 सेम स्टेप। रूट 9 तो आपका रैशनल नंबर होगा। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। रूट 3 इज इरेशनल नंबर। देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद जैसे होंगे। इसके में लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, आपको स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं, और ये जनरली बहुत हाई चांसेस है कि ये क्वेश्चन पक्का आएगा आपका। ठीक है, तो फिर से लिखते हैं, क्या लिखें कि लेट अस अज्यूम दैट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, RATIONL, सच दैट, कुछ इस तरीके से है कि रूट 3 को लिखा जा सकता है P/Q, जहाँ पर Q 0 नहीं होगा, एंड P एंड Q आर को प्राइम। P और Q कैसे होंगे, को प्राइम होंगे। ठीक है, तो रूट 3 इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाई Q। Q को हम मल्टीप्लाई में भेजेंगे 3 के साथ, तो P कितना हो जाएगा, रूट 3 टाइम्स Q। फिर से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, सेम स्टेप फॉलो कर रहे हो और कुछ नहीं है, सेम बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, P स्क्वायर, यहाँ पर रूट 3 Q का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा P स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3Q का स्क्वायर कितना होगा, Q स्क्वायर। अच्छा देखो, P स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 को अगर मैं यहाँ भेज दूँ, इसको अगर ऐसे लिख दूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे ही, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में भेज दिया, तो P स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, कितना आ रहा है, Q स्क्वायर आ रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, मैं लिख सकता हूँ कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। पिछली बार 2 था, इस बार 3 आ गया। अच्छा, इसका क्या इम्प्लीकेशन है कि P भी क्या होगा, ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। समझ में आ गया। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन 1 मान लेंगे। अच्छा, हम यहाँ पर ही कर लेते हैं, काम करते हैं टाइम बचाने के लिए और स्पेस बचाने के लिए, ताकि एक ही पेज में समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा, P अगर 3 से डिवाइड होगा तो मैं क्या लिख दूंगा, P को 3 से डिवाइड मारूंगा और कितना आ जाएगा, मान लो डिवाइड करके कोई नंबर आ गया, C आ गया। P को मैंने यहाँ से भेजा 3C के साथ, 3 से यहाँ 3 डिवाइड में था, इंटू में चला गया। अब दोनों साइड क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या आएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, P स्क्वायर, और ये बन जाएगा 3C का होल स्क्वायर बनेगा, तो 3 का स्क्वायर 9, C का स्क्वायर C स्क्वायर। इक्वेशन 1 से फिर से वैल्यू रखो, सेम स्टेप है, सेम स्टेप, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। P स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 3Q स्क्वायर, यहाँ पर कितना है, 9C स्क्वायर। 3 से आपका ये 9 कटा, तो Q स्क्वायर कितना आया, Q स्क्वायर बराबर आ गया 3C स्क्वायर। अच्छा, इस 3 को Q स्क्वायर के नीचे लिख दूंगा तो क्या लिख सकता हूँ मैं, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। आपने कहा ठीक है। थ्योरम कौन सी, 1.2 कहती है कि अगर Q स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो Q भी क्या होगा, ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद तो आप क्या लिखना है आपको, यहाँ से इतना समझने के बाद मेरे को ये आया कि जो P है वो 3 से डिवाइड हो रहा है और Q भी 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब P और Q का एक कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा। 1 के अलावा कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है इनका, 3, जो कि नहीं आना चाहिए। तो आपने कहा सिंस सो P एंड Q हैव 1 कॉमन फैक्टर विच इज, एक कॉमन फैक्टर है, 1 कॉमन फैक्टर विच इज 3 है। तो नहीं आना चाहिए क्योंकि शुरू में P और Q को को प्राइम माना था हमने। को प्राइम मतलब जिसके कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। तो आपने कहा दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द स्टेटमेंट दैट P and Q are
को प्राइम, ये इस स्टेटमेंट के क्या है, अपोजिट है। हमने शुरू में माना था ये क्या होंगे, को प्राइम होंगे, बट यहाँ पर तो कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है। फिर क्या लिखेंगे, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया होगा, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन ड्यू टू आर wrong assumption that √3 is a rational नंबर। हमारा assumption ही गलत रहा होगा, इसलिए ऐसा आ रहा है। √3 रैशनल नंबर नहीं है तो √3 कैसा नंबर है फिर, रैशनल नंबर। तो सो √3 is an irrational नंबर। तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, सेम ही है। यहाँ पर बस 2 था, √2 था, यहाँ पर √3, बाकी सब सेम स्टेप है। स्क्वायर करोगे तो √3 की जगह कितना आएगा, √3 की जगह √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा। तो सेम ही है, मतलब सिमिलर, बहुत ही सिमिलर है आपका। √3 भी ऐसे प्रूफ करना है, √5 भी ऐसे प्रूफ करना है, √7, √11, √13 सेम स्टेप है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है, इजीली आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, इसमें स्कोर हो जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है 2 बार लिखने की, किस टाइप से इसको लिखना है। जब आप लिखने की प्रैक्टिस कर लोगे तो बस मार्क्स आ गए आपके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा ये हट के है, इसमें देखो माइनस का साइन आ गया है, कहीं पर माइनस का साइन हो, कहीं पर प्लस का साइन आ सकता है, कहीं पर डिवाइड भी हो सकता है। अभी तक हमने सिंपल नंबर देखे, कहीं पर ऐसे भी आ सकता है 1/√3 या 2/√3 या 5 + 2√2, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इनको करने का जो तरीका है थोड़ा सा अलग है। अब हम ये मान के चल रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम ये मान के चल रहे हैं कि जो आपका √2 और √3 है वो फैक्ट है कि वो इरेशनल नंबर है। क्या मतलब इसका कि हमको पता है पहले से कि कहीं पर √2 अगर नंबर आएगा तो इरेशनल है, अगर √3 कहीं पर नंबर आएगा तो क्या है, इरेशनल। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि √2 और √3 पहले से हमको पता है इरेशनल है। इन क्वेश्चनों को इसी टाइप से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेंगे। लैंग्वेज क्या होगी, लेट मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट 5 - √3 is a rational number such that, कुछ इस तरीके से है, such that कि 5 - √3 को जब हम लिखेंगे तो कितना आएगा, a/b आएगा। और यहाँ पर a और b को हम को प्राइम नहीं मानते। देखो को प्राइम भी आपके नंबर ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको इंटीजर ले लेते हैं, क्योंकि जैसे आपने लिखा है 1/2, तो 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 3/2 - 3/2 ये सब इंटीजर ही तो है। तो आप क्या कर सकते हो, इंटीजर लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इंटीजर, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है जी, एंड b नॉट इक्वल्स टू 0, जो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है इरेशनल वाला पार्ट एक साइड करना है। जैसे √3 वाला पार्ट अलग करो और बाकी पार्ट अलग करो। कैसे करूँगा मैं, ये a/b इधर की साइड है, इसको मैं लेफ्ट साइड लेके जाता हूँ। 5 ऐसे ही रहेगा क्योंकि अपनी जगह पे था हूँ। a/b को एक नंबर है, एक नंबर को इक्वल टू के पार लाता हूँ तो क्या बन जाता हूँ, प्लस का माइनस, है ना। तो ये नंबर प्लस का था, क्या बन जाएगा, माइनस का a/b। √3 को मैं इधर ले गया, इसको यहाँ ले आया तो क्या बना, √3 माइनस का था, यहाँ जाके प्लस बन गया। मतलब √3 किसके बराबर आ रहा है, या इसको अगर मैं ऐसा लिखूँ तो तब भी सही है। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ, √3 आगे लिख देता हूँ, इक्वल्स टू 5 - a/b। अगर मैं एलसीएम लूँगा यहाँ पर, इसके नीचे कितना है, 1 है, एलसीएम लेंगे तो आप एलसीएम लेके कितना आएगा बताओ, 1 और b का एलसीएम b आएगा। यहाँ पर b बनाने के लिए ऊपर नीचे कितने से इंटू करना पड़ेगा, b से। तो ये आ जाएगा √3 इक्वल्स टू 5b - a डिवाइडेड बाई b। सबको एलसीएम लेना आता होगा ना, 5 के नीचे कुछ नहीं था, उसके नीचे मतलब 1 होगा, 5/1 5 ही होता है। 1 और b का एलसीएम, 1 और 5 का एलसीएम लो कितना आएगा 5, 1 और 10 का एलसीएम लो कितना आएगा 10, मतलब 1 और किसी भी नंबर का एलसीएम लोगे तो वही नंबर आता है ना। तो 1 और b का एलसीएम कितना आएगा b। फिर मेरे को यहाँ पर b बनाना है ताकि इनके डिनोमिनेटर सेम रहे, तो मैं b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इस b से ये वाला b कटेगा तो 5 अभी भी 5 ही है, कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो एलसीएम लेना सबको आता होगा मेरे हिसाब से। तो अब ध्यान से देखो हुआ क्या है, 5b - a/b, 5b, 5 एक इंटीजर है, b से इंटू करोगे इंटीजर आएगा,
उसमें से क्या माइनस कर रहे हो, ए भी क्या इंटीजर है, तो इंटीजर में से इंटीजर घटाते हो हमेशा क्या आता है, माइनस करते हो हमेशा क्या आता है, इंटीजर आता है। और उसको डिवाइड मारोगे बी से, बी खुद एक इंटीजर है, तो अगर इंटीजर है ऊपर भी और नीचे भी क्या है, इंटीजर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, जैसे आपने लिखा 3 इंटीजर है 2 इंटीजर है, तो 3/2 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो आपने कहा सिंस ए बी सब कुछ क्या इंटीजर है, तो 5b माइनस ए अपॉन बी क्या होगा, इंटीजर होगा। समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं, फिर से बता रहा हूँ एक बार। आपने कहा कि भाई ए और बी इंटीजर थे, 5b माइनस ए क्या बनेगा, इसको माइनस करके कैसा नंबर आएगा, तो आपने कहा पॉइंट टू इंट का नहीं आएगा, ये इंटीजर ही आएगा कोई, ठीक है, क्योंकि इंटीजर में इंटीजर इंटू करोगे तो इंटीजर आता है, इंटीजर में से इंटीजर माइनस करोगे तो क्या आता है, इंटीजर आता है। तो आपने कहा ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर, और ये बी क्या है, इंटीजर। इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कहते हैं, तो ऐसे टाइप के नंबर को हम क्या कहते हैं, ऐसे टाइप के नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो आपने कहा 5b माइनस ए अपॉन बी इज अ रैशनल नंबर, नहीं ऐसे करके लिखो पहले, चलो ठीक है, ज़्यादा समझाता हूँ। आपने कहा क्या बोला, आपने कहा सिंस ए एंड बी कैसा नंबर है, आर इंटीजर्स, तो मैं बोल सकता हूँ सो 5b माइनस ए डिवाइडेड बाई जो b है इज ऑल्सो इंटीजर, या इंटीजर को क्या जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, आपने कहा ये इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या बनता है, रैशनल नंबर। तो ये 5b माइनस ए और डिवाइड मार रहा हो एक b से, b क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर डिवाइडेड बाई इंटीजर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अच्छा ये देखो, ये नंबर कैसा नंबर है, आपने कहा ये तो रैशनल है, तो रैशनल नंबर ये किसके बराबर है, √3 के, तो ये भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर मेरा इक्वेशन का राइट पार्ट रैशनल है, तो इक्वेशन का लेफ्ट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड ये LHS है और ये क्या है, RHS, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आपने कहा कि 5b माइनस ए अपॉन बी, आपने कहा 5b कैसा है, इंटीजर, उसमें से a घटाया वो भी इंटीजर, ठीक है, तो ऊपर इंटीजर है, b कैसा था, इंटीजर, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर कैसे नंबर होते हैं, ये रैशनल नंबर होते हैं। आपने कहा ठीक है, तो आपने कहा ये पूरा का पूरा नंबर कैसा है, रैशनल। तो आपने कहा मेरा राइट हैंड साइड जो है इक्वेशन के रैशनल है, ये किसके बराबर है, √3 के, तो √3 भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। समझ में आया। तो आपने कहा √3 तो रैशनल होता ही नहीं है, क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले क्या प्रूव किया है कि √3 कैसा नंबर है, ये रैशनल नंबर है। तो आपने कहा बढ़िया हो गया, आप करते हैं आगे क्वेश्चन। तो आपने कहा क्या बोला आपने, तो आपने कहा अगर ये लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट रैशनल है तो √3 भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। सो √3 इज ऑल्सो रैशनल, बट हमको पता है पहले से, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रूव कर रखा है कि √3 इरेशनल नंबर है। अरे आपको याद रखना है कि √2 √3 √5 जितने भी रूट वाले नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो इरेशनल नंबर होते हैं। बट √3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। बट ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। किसके कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि √3 इस फैक्ट के, ये जो फैक्ट है ये सत्य है, ये तथ्य है किस तथ्य के कि आपका √3 कैसा नंबर एक इरेशनल नंबर है, वो हमने प्रूव कर दिया पहली, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 में। तो आपने कहा बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, किसका कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, टू द फैक्ट, किस फैक्ट के, दैट √3 कैसा नंबर है, √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये फैक्ट आपको कहाँ से पता है, ये सच्चाई आपको कहाँ से पता है, क्योंकि आपने प्रूफ किया है, √2 इरेशनल प्रूफ किया, √3 इरेशनल प्रूफ किया। क्वेश्चन में यही होता है, √3 को हम दोबारा से इरेशनल प्रूफ नहीं करने वाले, हम मान के चलेंगे कि √3 पहले से हमको पता है कि इरेशनल है, क्योंकि हमने कर रखा है पहले से। अच्छा ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा होगा, खुद हमने गलत अज्यूम किया, शुरू में क्या अज्यूम किया था कि 5 माइनस √3 रैशनल नंबर है, तो आपने कहा अजम्पशन गलत है, इस कारण से कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। तो आप बोलोगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen due to our wrong assumption that
ड्यू टू आर रॉन्ग assumption दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल नंबर। हमारा कॉन्ट्रडिक्शन इज अ रैशनल नंबर। सो कह सकते हैं कि 5 माइनस, अगर हमारा अजम्पशन गलत है कि रूट 5 माइनस रूट 3 रैशनल नहीं है तो क्या होगा? सो 5 माइनस रूट 3 इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग था। ठीक है, तो देखो इसमें हो क्या रहा है इन क्वेश्चनों में, जो एक क्वेश्चन है आपके इसमें लिखना पड़ता है। मानता हूँ आपको, मैं पक्का मानता हूँ आपको अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या लिखना पड़ रहा है, क्या कहानी जैसे। एक बार आप थोड़ा इन डेप्थ में पढ़ो इसको, समझो कि मतलब रैशनल नंबर क्या होते हैं। अगर मैं किसी रैशनल नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखूंगा तो आपका जो नंबर होते हैं ऊपर वो क्या होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा 10/20, ये रैशनल नंबर है क्या? पी अपॉन क्यू हाँ है। ये कैसा नंबर है? इंटीजर है। ये कैसा नंबर है? इंटीजर। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 1/2 आ गया। ये को प्राइम है, ये को प्राइम है। तो आपने कहा 1/2 इंटीजर भी है और को प्राइम भी है। ठीक है, तो रैशनल नंबर को इंटीजर अपॉन इंटीजर या को प्राइम अपॉन को प्राइम भी लिखा जा सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम क्या बता रहे हैं कि ये रैशनल है या नहीं है। थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, 3-4 बार आप क्वेश्चन लिख के करोगे तो आपको याद जैसा हो जाएगा। लैंग्वेज याद करनी पड़ती है क्या लिखना है। ठीक है, देखो पहली बार अजीब सा लगेगा, जब करोगे तो आपको इससे बढ़िया क्वेश्चन कोई नहीं मिलने वाला मैथ्स में। स्कोरिंग क्वेश्चन है, मार्क्स आते हैं इससे, अच्छे मार्क्स आते हैं। अच्छे से लिखना है, अच्छे से कहानी लिखनी है इसमें, जो भी आपकी स्टेटमेंट है। अगर आपने स्टेटमेंट बिल्कुल सही से लिखे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो एक और करते हैं मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है, लास्ट है आपका है, इसमें भी वही करने वाले हैं। तो इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किए उनमें रूट वाले नंबर अकेले, इनके साथ ना तो कोई मल्टीप्लाई में है, ना ही कोई प्लस में है, ना कोई माइनस में था, ना ही कोई डिवाइड में था। तो शुरू में रूट 2 और रूट 3 किया था। इसमें रूट 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई में? 3 मल्टीप्लाई में, 3 रूट 2 है ना। तो इसको कैसे करेंगे? जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया अभी, कैसे? इंटीजर मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट क्या कि 3 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर सच दैट रूट 3 रूट 2 बराबर किसके इक्वल टू है? पी अपॉन क्यू लिखते हैं, बराबर है पी अपॉन क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 एंड पी कॉमा क्यू आर इंटीजर से। क्या है? इंटीजर्स मान के चलेंगे। ठीक है, तो आपने लिखा 3, यहाँ पर लिखा रूट 2, यहाँ पर लिखा p डिवाइडेड बाई क्यू। रूट 2 को यहीं छोड़ दो और जो 3 मल्टीप्लाई में है, जो 3 मल्टीप्लाई में उसको यहाँ डिवाइड में भेज दो। तो p कितना आएगा? p आएगा 3 टाइम्स q। ठीक है, तो रूट 2 आ गया p डिवाइडेड बाई 3q। अब आपने कहा p कैसा है? इंटीजर, q इंटीजर और 3 भी इंटीजर। तो p तो इंटीजर है, 3 इंटू क्यू क्या आएगा? किसी इंटीजर को इंटीजर से इंटू करोगे तो इंटीजर आएगा। आपने कहा ठीक है, तो मतलब ये पूरा का पूरा जो है ऊपर और नीचे लिखा है p और नीचे 3q, ये इंटीजर है। इंटीजर को अगर इंटीजर से डिवाइड मारूंगा तो क्या आता है? रैशनल नंबर कह सकते हैं ना उसको हम। हाँ, तो रैशनल नंबर तो है। तो मतलब ये पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट रैशनल नंबर है। तो ये रूट 2 के बराबर है, तो रूट 2 भी क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। तो आपने कहा सिंस p एंड q आर रैशनल, सॉरी आर इंटीजर, सो p डिवाइडेड बाई 3q, ये क्या होगा? इंटीजर होगा। ये भी क्या होगा? इंटीजर। और इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होगा? इंटीजर अपॉन इंटीजर आपका, इंटीजर अपॉन इंटीजर आपका क्या होने वाला है? सॉरी, इंटीजर अपॉन इंटीजर आपका क्या होने वाला है? रैशनल नंबर। सो p डिवाइडेड बाई 3q इज अ रैशनल नंबर। इज अ रैशनल नंबर। अच्छा एक बात बताइए, ये वाला पार्ट रैशनल है तो ये वाला पार्ट रूट 2 भी रैशनल होगा। इम्प्लाइज दैट, इसका क्या मतलब निकला? रूट 2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। रूट 2 भी कैसा नंबर होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। बट हमको पता है, हमने क्या कर रखा है? प्रूव कर रखा प्रीवियस क्वेश्चनों में कि रूट 2 कैसा नंबर होता है? रूट 2 तो आपका इरेशनल नंबर होता है। तो आपने कहा
बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू फैक्ट, ये किसके कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कौन से फैक्ट के अपोजिट जा रहा है, ये किस फैक्ट के अपोजिट जा रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट टू द फैक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। और एक कॉन्ट्राडिक्शन अपोजिटनेस क्यों आया आपका, कि आप तो कह रहे हो ये तो रैशनल है फैक्ट, जबकि सच्चाई क्या है, रैशनल है, तो ये अपोजिटनेस क्यों आया आपके उसमें, क्योंकि हमने शुरू में कुछ अज्यूम किया था, क्या अज्यूम किया था, ये अज्यूम किया था कि √3 √2 रैशनल है, मतलब हमारे अजम्पशन में कुछ गलती है। तो आप लिखोगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन। कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, क्यों आ रहा है, हमारे गलत मानने के कारण आ रहा है, ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन दैट क्या माना था हमने, गलत अजम्पशन कि 3√2 इज़ रैशनल नंबर माना था ना हमने, तो ये हमने गलत माना था। तो अगर हमने गलत माना था कि ये रैशनल नहीं है और ये चीज़ गलत है, इसका मतलब सही चीज़ क्या है कि ये नंबर कैसा होना चाहिए, सो 3√2 इज़ इरेशनल। अगर वो रैशनल नहीं है तो कैसा नंबर होगा भाई, रैशनल ही होगा, क्योंकि दो ही टाइप के नंबर थे रियल, या तो रैशनल ही होगा या तो इरेशनल ही होगा, उसके अलावा कोई और नंबर होते ही नहीं है ना, रियल के अंडर में रैशनल ही होगा या तो इरेशनल होगा। ठीक है, तो हमने आपका इंट्रोडक्शन पूरा कर लिया है। अब हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन लिखने वाला, आपको जितना आप लिखोगे उतना आपको ये क्वेश्चन सही से समझ में आएगा। इसको लिख के प्रैक्टिस करनी है, ऐसे नहीं सिर्फ देखना नहीं है, लिख के करना है। तो आप लिख के करिए और फिर देखिए कितना इजीली आप इसको लिख पाते हो। इसकी लैंग्वेज बहुत ही ईजी है, एक बार समझिए, लिखिए। कहीं और से लिख के आपको लग रहा है कि यहाँ से ज़्यादा ईजी है लिखने में, तो वहाँ से देखिए, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा कि क्या लिखना है, मतलब कहाँ से देख के लिख रहे हो आप, समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए भाई हम क्यों कर रहे हैं ऐसा करके। ठीक है, तो आप अपने लिखिए, स्कूल में लिखाएंगे वहाँ से लिखिए, कहीं और देखिए लिखिए, मैंने लिखा रखा लिखिए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कम से कम 3 या 4 नंबर तक का क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो, और चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है क्वेश्चन आने के, काफ़ी सालों से क्वेश्चन लगातार आता ही रहता है आपका। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।